सो अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने YouTube की वीडियोस देखी हैं? YouTube की वीडियोस आपने देखी हैं? आपने पुरानी वाली देखी है, जो पुराने 14-15 लेक्चर है? एक तो वो पुराने 14-15 लेक्चर हैं, एक है जो अभी हम लाइव सेशंस लेते हैं। आप लोगों ने देखे हैं वो? पुरानी वाली देखी हैं? ओके। सो पिछली बार जो हमने वीडियोस किए थे वो 14-15, एंड देन वी हैव सम लाइव यूट्यूब सेशंस आल्सो. So there I am teaching comparatively a bit easier of your syllabus, but if we expect a difficult paper, तो उस हिसाब से तैयारी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली करनी ही पड़ेगी. तो हम स्लाइटली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे जो यूट्यूब पे नहीं होते हैं, बिकॉज वहां पे मैं इतना टाइम नहीं दे सकती कि बहुत ही डिफिकल्ट को मैं 15-20 मिनट दे सकूं या मैं इतने आपके क्वेरीज एंटरटेन कर सकूं. सो विल ट्राई कि किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन है आप जो है अटेम्प्ट कर सकें. Okay, so but we'll be doing the syllabus from now on. I'll assume that you don't know anything, because there are both kind of students, the ones who have seen the videos and the ones who have no idea about the previous videos. So forget about the previous videos. ठीक है, you if you remember stuff, it's okay, but don't be impatient in the class के ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है. ठीक है, because वो तो बिल्ड करना पड़ेगा ना धीरे धीरे सब्जेक्ट को. ठीक है, चलिए. तो जो हम स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे. सी, एवरी बिजनेस हैज टू मेक अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एवरी डे. सो दोज transactions have to be recorded, and we have to summarize it, analyze it, and understand that what is the meaning of all those transactions and what is the result of all those transactions. So account, इट्स ओके, किसी का फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको समझ आ जाएगा. ठीक है, बिना टेंशन के पढ़ लो अब. ओके, सो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? इट इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, whatever transactions you do which are measurable in your monetary terms, they are recorded in your books of accounts. ठीक है, खाता होता है आपका, आप उसमें रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करते हो, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, कि आपने सामान खरीदा, बेचा, कुछ नया लिया. आप सारी चीजें जो है आप अपने बुक में जब पहली बारी लिखते हो, आप सबसे पहले कहाँ पे लिखते हो? जर्नल में लिखते हो या प्राइमरी बुक्स के अंदर लिखते हो. ओके, उसके बाद जो सिमिलर टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती है ना, उनको आप एक अलग अकाउंट में डाल लेते हो, लेजर में डाल लेते हो. उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना. कि मान लो जितनी भी आपकी डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस हैं वो सब आपने लेजर में डाल दी, जितनी भी आपकी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं आपने कैश बुक में डाल दी, जितनी भी आपकी सेल्स की ट्रांजैक्शन है आपने सेल्स बुक में डाल दी. इस तरीके से पहले आप रिकॉर्ड करते हो सब कुछ, फिर आप उनको क्लासिफाई कर लेते हो. उसके बाद फिर आप जो है फर्दर अपने प्रोसेस में जाते हो. अल्टीमेटली इस सब चीजों का कारण क्या है? why you are doing all this, why do you are going through all this process, so that all that happens in the organization, any kind of monetary transactions, anything that is done in the organization, आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें कि जो भी रिजल्ट है वो यूटिलाइज हो सके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा. हाँ, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है. ओके, चलिए. तो जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो, एंड यू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन सच अ वे that the users of information are able to get whatever information they want out of those financial statements. सब कुछ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट बनता है. जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड योर बैलेंस शीट. अल्टीमेटली जब हम डिसीजन लेते हैं, हम किसी कंपनी का कंडीशन जानना चाहते हैं, वी डू नॉट ओपन द जर्नल लेजर और द ट्रायल बैलेंस. We look at the cash flow statement, we look at the your balance sheet and your profit and loss account. इन तीनों को हम देख के we
try to understand what is the financial position, what is the financial condition of the company. तो अकाउंटिंग जो है काफी लोगों के लिए रिक्वायर्ड होती है. आपको टैक्स भरना है, आपको उसके लिए भी तो अकाउंट्स चाहिए ना, तभी तो आप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना प्रॉफिट हुआ है इतने टाइम के अंदर. ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी क्लासेस होंगी, आराम से पढ़ना शुरू करो अभी. ठीक है, चलो. तो आपने ना बार बार दो टर्म सुने होंगे, एक सुना होगा बुक कीपिंग, एक सुना होगा अकाउंटिंग. ठीक है, तो जो बुक कीपिंग है ना, इट इज अ नैरोअर टर्म, अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म. सो बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ आपका क्या क्या आता है, द बेसिक क्लरिकल काइंड ऑफ वर्क कम्स अंडर योर बुक कीपिंग. ठीक है, बुक कीपिंग में आप क्या करते हो, आप सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो. दैट डेबिट की एंट्री कर दी, क्रेडिट की एंट्री कर दी, द बेसिक स्टफ फ्रॉम वेयर अकाउंटिंग स्टार्ट्स, वो आपका बुक कीपिंग के अंदर होता है. ठीक है, जो आपका मतलब रिकॉर्डिंग करने का काम होता है, बिल्कुल बेसिक वाला काम जो है वो आप बुक कीपिंग में करते हो. अकाउंटिंग के अंदर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना होता है, एनालाइज करना होता है. कुछ यहाँ पे गलती है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, आप यहाँ पे करेक्ट करोगे. ठीक है, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, वो अकाउंटिंग में आएगा. आपको एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है, आपको ऑडिटिंग करनी है, ये सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग में आती हैं. बिल्कुल बेसिक जब आप फर्स्ट एंट्रीज डालते हो, वो आपकी कहाँ पे आती है, बुक कीपिंग में आती है. मतलब बिल्कुल क्लरिकल काम है, लेकिन उसको फर्दर कोई मिस्टेक से करेक्ट करना, आपको टैक्स फाइल करना है, आपको ऑडिट करवाना है, वो सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग में आते हैं. तो अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो बुक कीपिंग बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, और उसके बाद फिर अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग. क्योंकि ये सब यहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बुक कीपिंग करनी पड़ेगी. तो अगर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ये सारी जो चीजें हैं आपकी बुक कीपिंग में होती हैं. उससे हायर का जो काम होता है वो आपका अकाउंटिंग में होता है. बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. उसके बाद एक तीसरा टर्म आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, दैट इज योर अकाउंटेंसी. बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है. तो बुक कीपिंग में आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी स्टेज है जहां पे आप ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग योर ट्रांजैक्शंस, द बेसिक्स. देन कम्स योर अकाउंटिंग. अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा होता है. इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा होता है, जो हायर नॉलेज रिक्वायर्ड है, दैट कम्स अंडर योर अकाउंटिंग. देन कम्स योर अकाउंटेंसी. जो ये पूरा अकाउंटिंग का नॉलेज है, इस पूरे अकाउंटिंग का जो नॉलेज है, क्या प्रोसेस होगा, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाने चाहिए, ये सब अकाउंटेंसी में आता है. जो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय द टर्म अकाउंटेंसी. सो ये जो डायग्राम है ना, अगर आप सिर्फ इसको अपने माइंड में रखेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी प्रिंसिपल की क्या बोला जा रहा है. बुक कीपिंग बिल्कुल बेसिक काम. ठीक है, अकाउंटिंग में आप जो है फाइनेंशियल डेटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. अकाउंटेंसी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज. इट टेल्स यू अबाउट कि क्या पॉलिसीज, क्या प्रोसीजर्स, बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो आपका अकाउंटेंसी है. यस और नो, समझ आ गया? आगे चले. अनुराग सर और मेरी क्लास में ये डिफरेंस है कि वो अनुराग सर ने पढ़ाई है, ये मैंने पढ़ाई है. जिनको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है वो मुझसे पढ़ सकते हैं, जिनको अनुराग सर का टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है वो उनसे पढ़ सकते हैं. हो सकता है कुछ चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की हो, मैं नहीं करूंगी. हो सकता है कुछ चीजें मैं करवाऊंगी, वो नहीं करेंगे. इट्स लाइक मैंने उनका कोर्स नहीं देखा है, आई डोंट नो व्हाट ही हैज टॉट यू. ठीक है, बट आई एम श्योर कि ठीक पढ़ाया है उन्होंने. बट मुझे आइडिया नहीं कि उन्होंने क्या. आई गेट द टॉपिक लिस्ट, बट ऑब्वियसली कुछ बच्चे देवर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि मैम से पढ़ना है तो वो मुझसे पढ़ ले, जिन्हें सर का स्टाइल अच्छा लगता है वो सर से पढ़ ले. इट्स गुड कि आपको सेम फीस में यू आर गेटिंग 2 टीचर्स. ठीक है, हाँ जी, पीडीएफ मिलेंगे आपको सारे, उसकी टेंशन ना लो, पीडीएफ तो मिलने ही है आपको. ठीक है, नॉट दिस, बट आई प्रिपेयर अ डिफरेंट पीडीएफ दैट यू हैव टू रीड. ओके, अच्छे से पढ़ना है, छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन आते हैं आपके. चलिए,
अब एक चीज जो आती है ना, जब आप अकाउंटिंग की इन्फो के बारे में पढ़ते हैं, तो वो आती है ट्रांजैक्शन और इवेंट। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं आप, विच लीड्स टू इवेंट्स। ये सब आप बार बार ट्रांजैक्शन और इवेंट वर्ड बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। इवेंट जो है ये वाइडर टर्म है अकाउंटिंग के अंदर, ट्रांजैक्शन जो है वो नैरो टर्म है। हम ऐसे बोलते हैं that all transactions are events but all events are not transactions, because accounting में आप क्या कर रहे हो, transactions और events record कर रहे हो। so ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग के अंदर। तो ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है, ऐसे बिजनेस में ऐसी चीजें जो हो रही हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन को, आपके बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं। जो भी ऐसा कुछ भी मॉनिटरी होता है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। आपने क्या किया, मान लो आपने परचेजेस किए, ठीक है, आपने परचेजेस किए, आपने कुछ उसमें से सेल्स कर दिया, ठीक है, और आपका अल्टीमेटली कुछ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये जो मॉनिटरी चीजें हुई हैं छोटी छोटी, ये आपकी ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, जिनका किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो आपकी ट्रांजैक्शंस है जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो। इन ट्रांजैक्शंस का अल्टीमेटली, सारी ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट क्या हो रहा है कि आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 30,000, 40,000, 10 लाख, जितना भी हो रहा है, तो वो एक इवेंट है। इन सबके कारण आपको अल्टीमेटली क्या हुआ, इवेंट हुआ है। आपने मान लो जो है पूरा साल जो भी आपने किया, अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो वो आपका इवेंट है। लेकिन एक डिफरेंस है कि बहुत सारी इवेंट्स जो हैं आपके नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस हमेशा फाइनेंशियल होती हैं। वो तो आई थिंक खत्म हो गई है ना, क्या अनुराग सर की चल रही है अभी भी क्लासेस? ओके, सी देखो, यू हैव टू चूज कि आप कौन सा क्लास लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो सी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं आपके, दे आर द बिजनेस अंडरटेकिंग्स, द थिंग्स दैट आर डन बाय योर बिजनेस that leads to a financial impact on the company. Okay, so all the transactions are monetary in nature, all the transactions are recorded in your books of accounts. आपने sales किया, purchase किया, salary दी, okay, these are all monetary transactions which are recorded in your books of accounts. Events are the consequences of all these transactions, plus all the events might not be recorded in the books of accounts, because events can be both of a monetary and non-monetary nature. Transactions are always of monetary nature, events can be of a non-monetary nature. मान लीजिए that you have done multiple transactions in your financial year which led to losses, and when you have losses, the company thinks that the managers are not doing a good job, so they remove them from the jobs, they remove the managers from the job. So what is the removal of a manager? It is a non-monetary transaction, it is a non-monetary event. So you will not record a non-monetary event, but it's still an event which will be impacting your financial position. Removal of the manager is a non-monetary event, but it is going to impact the company, but we cannot record it in the books of accounts. Why we cannot record it in the books of accounts? Because it is a non-monetary event. Transactions are always monetary, and due to those transactions the result is an event. Event can be financial or non-financial. Financial ones are recorded, non-financial ones are not recorded in the books of accounts. So all the events are not recorded. All transactions are events, but all events are not transactions. ठीक है, कि अगर आप इसकी वेन डायग्राम बनाओगे तो आपकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बन सकती है। ये ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट है, कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। समझ आया कुछ यहाँ पे?
ट्रांजैक्शंस जैसे जैसे होती जाती हैं आप उनको बुक्स में रिकॉर्ड करते जाते हैं। इवेंट्स जो हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम मॉनेटरी चीजें ही रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो क्योंकि मॉनेटरी है। इवेंट्स कई बार नॉन मॉनेटरी हो जाते हैं, जैसे आपने किसी नए बंदे को हायर कर लिया, जैसे अभी कल न्यूज आई है कि टेक महिंद्रा ने नए सीईओ को हायर किया है, ठीक है, लेकिन वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करोगे? इट इज अ बिग इवेंट, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कंपनी, बट यू कैन नॉट put that event in your books of accounts. Why? Because it is of non monetary nature. कल टेक महिंद्रा का सीईओ चेंज हुआ, ऑब्वियसली वो डिसीजंस लेगा नए नए और उसके कारण कंपनी पे आगे जाके इंपैक्ट होगा, लेकिन क्या वो कहीं आपको बुक्स में लिखा दिखेगा कि नया सीईओ की वैल्यू है 10 करोड़? नहीं लिख सकते आप क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी है। लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जो कंपनी को इंपैक्ट करेगा, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज इट इज ऑफ अ नॉन मॉनेटरी नेचर। ठीक है, अंडरस्टैंड? यस और नो बताइए, या इसको और डिटेल में करना चाहते हो आप? यस और नो? इतना स्लो स्लो क्यों लिख रहे हैं आप लोग आंसर? ओके, मॉनेटरी होता है जो पैसों में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मॉनेटरी होता है जो मनी की टर्म्स में आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे बोला जाता है मॉनेटरी इवेंट। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। देखो, आपने ना, हम एनसीईआरटी की एग्जांपल कर लेते हैं। आपने क्या किया? आपने एक मशीन खरीदी, ट्रांजैक्शन नंबर 1। आपने उसको लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया, ट्रांजैक्शन नंबर 2। आपने उसको इंस्टॉल करने का इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉल करवाने के लिए अलग से आपको कुछ खरीदना पड़ा, ट्रांजैक्शन नंबर 3। उसके बाद आपने जो इंस्टॉल करवाया है उसको आपने वेजेस पे किया, उसके लिए ट्रांजैक्शन नंबर 4। तो ये 4 मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो गई आपकी जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करोगे। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता जाता है, वैसे वैसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते जाते हैं। ये होगी आपकी ट्रांजैक्शंस। इन सारी ट्रांजैक्शंस को मिलके एक इवेंट हो गया कि आपने मशीनरी बाय कर दी और आप अपनी बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू लिख दोगे कि 2 करोड़ 3 करोड़ जितने की भी वो वैल्यू है। ठीक है, तो सारी ट्रांजैक्शंस को मिलके इट लीड्स टू व्हाट? एन इवेंट। ठीक है, इवेंट वही रिकॉर्ड होगा जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, ओके, चलिए, और ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, और ये इतना याद रख लो, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। अब मान लो कि कोविड आ गया, कोविड आपने कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया था? नहीं, लेकिन कोविड के कारण आपका बिजनेस बहुत बुरे तरीके से गिर गया, ठीक है, आपकी सेल्स बहुत ज्यादा गिर गई, बट यू डिड नॉट रिकॉर्ड दिस कोविड इवेंट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट मेजर कोविड इन मॉनेटरी टर्म्स। यू कैन नॉट टेल कि इसका वैल्यू $2 बिलियन है, इसका 1 लाख है, इसका 2 करोड़ है, यू कैन नॉट टेल इट, बट इट इज एन इवेंट विच इज अफेक्टिंग योर कंपनी, इट इज एन एक्सटर्नल इवेंट, बट you cannot write it in your books of accounts because it is of non monetary nature. जो transactions आपकी monetary terms में दिखती हैं उनसे एक इवेंट होता है, वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो। ऐसे इवेंट्स जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते वो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखोगे। वो एक इवेंट होगा
जो आपको इफेक्ट करेगा, लेकिन आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अरे तो आप डोंट लुक एट द चैट्स ना, डोंट लुक एट द चैट्स। चलिए चलो, अब जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट चीज आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि क्या कोई इकोनॉमिक इवेंट या ट्रांजैक्शन हुआ है जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सके। सो आई एम द अकाउंटेंट, आई एम सिटिंग इन माय कंपनी ऑफिस, आई एम द अकाउंटेंट. So first thing what I have to do is that I have to see that is there any transaction or event happening which can be measured in the monetary terms. If yes, then what I will do is I will record that transaction in the books of original entry. Books of original entry में आपका क्या आ जाता है, आपका जर्नल आ जाता है, प्लस आपकी कुछ प्राइमरी बुक्स आ जाती हैं, जो हम आगे देखेंगे कि कौन सी प्राइमरी बुक्स होती हैं. मैं अपने ऑफिस में हूं, मैंने देखा कि हमने परचेजेस किया है 2 लाख का, मेरे पास बिल आ जाएगा, उस बिल को देख के मैं सारा रिकॉर्ड कर दूंगी कि हमने परचेज किया है, इतना कैश में किया, इतना क्रेडिट में किया. सो व्हाट आई डिड वाज आई आइडेंटिफाइड एन इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन which can be measured in financial terms. Okay, then what I did was I recorded all those transactions in the books of original entry. तो मैंने पूरा दिन बैठ के क्या किया, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया एंड आई रिकॉर्डेड ऑल ऑफ देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मैंने सबको रिकॉर्ड कर लिया. हो सकता है मैंने 10 एंट्री सेल्स की कर दी, 50 एंट्री मैंने सैलरीज की कर दी, ठीक है, 36 एंट्रीज मैंने कर दी कैश की. ये सारी मैंने जर्नल में और प्राइमरी बुक्स में सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली. अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी कैश की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, मेरी सेल्स की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है. ठीक है, एक जगह पे मुझे चाहिए. तो जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं वो मैं सारी कैश अकाउंट में डालूंगी. जितनी भी मेरी सेल्स की ट्रांजैक्शन है मैं सेल्स अकाउंट में डालूंगी. जितनी भी मेरी मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं मैं कहाँ पे लेके जाऊंगी, मशीनरी अकाउंट के अंदर. इसको बोलते हैं लेजर में डालना, पोस्टिंग टू द लेजर. यहाँ पे वर्ड यूज होता है रिकॉर्डिंग, यहाँ पे पोस्टिंग होता है कि जितनी भी एक जैसी ट्रांजेक्शन्स हैं सारी कैश की कैश में जाएंगी, सारी सेल्स की सेल्स में जाएंगी, सारी टैक्स वाली टैक्स के अकाउंट में जाएंगी. तो हमने क्या किया, पोस्ट कर दिया लेजर में. तो कल अगर मेरा मैनेजर आए और मुझसे पूछे दैट मेघा टेल मी दैट सेल्स की क्या 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 पोजीशन है, तो मैं सेल्स बुक निकाल लूंगी और मैं बता दूंगी इस महीने हमने 2 करोड़ की सेल्स की है, ये रही वो 50 ट्रांजेक्शन जो हमने की है, ताकि मैं एक जगह पे मेरे पास डेटा आ जाता है. क्योंकि यहाँ पे तो एक एक एंट्री हो रही है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग, पहली वाली सेल्स की है, दूसरी परचेज की है, वहां से सेल्स की ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा, एक 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 को ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगी, जब मैं लेजर में सब कुछ पोस्ट करती हूँ, सो आई कैन जस्ट ओपन दैट लेजर एंड लुक एट ऑल दी रेलिवेंट डेटा, कि मुझे सारा कैश का जानना है, मुझे और कुछ नहीं. आई डोंट वांट टू नो अबाउट एनी अदर ट्रांजैक्शन, आई वांट टू नो ओनली अबाउट द cash transaction. So what I will do is I will open that ledger account. Okay, बताते हैं हम आपको. ठीक है, सारा भी आगे देखेंगे कैश और सेल्स में क्या है. उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैंने मान लो ये मेरा कैश अकाउंट था, ठीक है, एक साइड सारी ट्रांजैक्शंस कि पैसा कहां से आया, एक साइड सारा पैसा कहां पे गया. ठीक है, टोटल मेरा आया कितना पैसा, मेरे पास 1 करोड़ टोटल सारा मिला के. गया कितना टोटल साल में, 70 लाख. तो बैलेंस मेरे पास कितना बचा है बताइए, मेरे पास बैलेंस कितना बचा है, 30 लाख बचा है. तो मैं ये बैलेंस का क्या करूंगी, मैं बनाऊंगी एक ट्रायल बैलेंस. मैं रुकिए, मैं बना लूंगी, व्हाट इज दिस, एक आई डोंट, क्या प्रॉब्लम है इसको, गिव मी अ मिनट. हाँ, मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, यहाँ पे डेबिट
क्रेडिट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कैश मेरे पास कितना बचा है, 30 लाख। कैश एक एसेट है तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। सेम ऐसे ही मैं क्या करूंगी, मान लो कोई डिस्काउंट का अकाउंट है, तो डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट कितना गया, उसका जो बैलेंस बचा उसका फिर मैं एक फिगर यहाँ पे लेके आऊंगी। यहाँ पे फर्नीचर हो सकता है मैंने फर्नीचर 2 करोड़ का बेचा पूरे साल में, और 3 करोड़ का मैंने खरीदा है, तो मेरे पास कितने का फर्नीचर बना, मैंने फर्नीचर अकाउंट बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सारी वो वाली ट्रांजेक्शन्स लिख दी कि इतना मैंने फर्नीचर खरीदा, इतना मैंने बेचा, ठीक है, खरीदा मैंने है 3 करोड़ का, बेचा है मैंने 2 करोड़ का, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, मेरे पास फर्नीचर का बैलेंस कितना बचा है, 1 करोड़। अब मैं बैलेंस किया दोनों साइड को, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्नीचर 1 करोड़। तो ऐसे कर करके आई विल डू दिस थिंग विद एवरी अकाउंट, एंड देन आई विल प्रिपेयर माय ट्रायल बैलेंस। मैं क्या बना दूंगी, ट्रायल बैलेंस बना दूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रही हूं कि हमें अकाउंटिंग साइकिल ऐसे कैसे होता है, लेकिन बाद में हम हर चीज को डिटेल में भी करेंगे। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि अकाउंटिंग का साइकिल कैसे चलता है। कैश, जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं मनेंद्र, आपकी जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। ऑब्वियसली डेबिट साइड ज्यादा होगी ना कैश की, अगर आपके हाथ में कैश तो तभी बचेगा, तो वो आपका हमेशा आपके हाथ में एसेट है 30 लाख का, अगर आपके पास कैश बचा है तो वो 30 लाख क्या है, डेबिट बैलेंस होगा। ओके, चलिए, हाँ जी, परचेज का अलग से होता है, सेल्स का अलग से होता है। उसके बाद आपने क्या बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होती है, हम आगे अकाउंटिंग इक्वेशन में देखेंगे। उसके बेसिस पे हम आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस भी हम बाद में देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो हमने रिकॉर्ड किया, लेजर में पोस्ट किया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसके बेसिस पे बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट आपका बन जाता है। अब अगर आप एक बैलेंस शीट देख रहे हैं, आपके लिए उसकी क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं, आपको तो कुछ समझ नहीं आएगा जब तक बस अकाउंट्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो कई बार जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो तो प्रॉपर डिटेल्स मांगती है कि लिख के दो हमें सारा बताओ, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, आपके काम का नहीं है। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हम इतना जनरेट क्यों कर रहे हैं, बाद में हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स को। जैसे मैंने ना कुछ कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आई हैव बॉट इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, और मेरे पास टीसीएस के शेयर्स है, तो मुझे ना रेगुलरली बैलेंस शीट आती रहती है उनकी, क्वार्टरली मेरे पास डेटा आता रहता है। वो क्या कर रहे हैं, अगर मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, मैंने टाटा के और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के शेयर्स खरीदे हैं, मुझे ना मेल आता रहता है कि ये क्वार्टरली आप बैलेंस शीट चेक कर लो, आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर लो। क्यों? क्योंकि मैं यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हूं, तो वो मुझे ये सब चीजें भेजते रहते हैं, मुझे एक्सेस दे रहे हैं, मीटिंग्स में इनवाइट करते हैं। व्हाई? बिकॉज आई एम एन यूजर ऑफ दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली जिनको इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हो, वो अपना डिसीजन ले सके बेस्ड ऑन दी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल जो है वो काम करता है ऐसे। अल्टीमेट हमारा रीजन क्या है कि जो यूजर्स हैं उनको प्रॉपर डेटा मिल सके, कुछ भी झूठ ना लिखा हो, सब कुछ सच सच बताया गया हो, ठीक है। अगर किसी ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले ही वुड like to look at my financial position, he wants to know that am I doing enough sales, क्या मैं प्रॉफिट कमा रही हूं, या मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक है। आप लोगों में से जो शार्क टैंक कोई देखता है, किसी ने शार्क टैंक इंडिया देखा है ना? तो अगर आप शार्क टैंक इंडिया नहीं भी देखा तो एक बार देख लो। तो वो हमेशा बोलते हैं कि अच्छा आपका सेल्स कितना है। जब आप शार्क टैंक इंडिया में जाते हो और आप अगर आप अपना आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई कंपनी है, आप शार्क टैंक इंडिया में क्यों जाते हो?
आप चाहते हो कि वो बंदा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, हमें पैसों की जरूरत है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो क्या पूछते हैं वो जो शार्क्स बने हुए हैं जो इन्वेस्ट करेंगे, वो पूछते हैं सेल्स कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है, टैम कितना है, टोटल मतलब कि आपका क्या लगता है कि मार्केट कितना है, ठीक है। और वो फिर पूछते हैं कि आपने क्या किसी और को शेयर्स बेचे हैं या आपने डेट लिया है। ये सारी चीजें कहाँ से पता लगेंगी? बैलेंस शीट से पता लगती हैं। हमें तो शार्क टैंक में सिर्फ 10 मिनट का पिच दिखाते हैं ना, लेकिन रियलिटी में जो पिच चलता है वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे चलता है। और जो भी इन्वेस्टमेंट मांगने आता है वो अपना पूरा लेके आता है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ लेके आता है। वो पढ़ के ही वो डिसाइड करते हैं कि क्या वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स में कौन है आपका? इन्वेस्टर। ये रहा आपका इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ये यूज करेगा, ठीक है। अब आप बैंक के पास जाते हो, आप बोलते हो मुझे लोन चाहिए, वो कहेगा दिखाओ आपकी कंपनी कितना कमा रही है, क्या कर रही है, क्या आपकी कंपनी लोन रीपे कर पाएगी, ठीक है। मैं शेयर होल्डर हूं, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैंने सही इन्वेस्ट किया है, मेरे पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो मैं इंटरनल यूजर हूं इसका। ओके, यस और नो? हाँ, एबिटा भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड टैक्सेशन, ठीक है। तो नहीं भी देखते तो देखो, हो सकता है कि उसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज जब आप शार्क टैंक इंडिया देखते हो तो वो हर चीज का मीनिंग भी बताते हैं नीचे के, एबिटा क्या होता है, बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है। तो अच्छी अच्छी चीजें भी देखा करो। और आर यू गाइस फॉलोइंग द करंट अफेयर्स? आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? देखो, एक बात ना हमेशा याद रखनी है, पैनिक नहीं करना है कि अकाउंट्स ही पढ़ना है। जोर लगा के भी 10 क्वेश्चन आएंगे अकाउंट्स के, ठीक है। तो यू शुड गिव 10% ऑफ योर टाइम टू अकाउंट्स। 10-20% दे रहे हो क्योंकि पहली बार ही पढ़ा है। बट कई बार क्या होता है, जैसे जो बच्चे स्पेशली यूपीएससी की तैयारी भी कर चुके हैं उनको पता होगा, इवन एसएससी के कुछ कई बार किसी पोर्शन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है करंट अफेयर्स में से 20 क्वेश्चन आ जाएं। तो आपका अगर करंट अफेयर्स रेडी नहीं है, अगर आप पूरा टाइम सिर्फ यही करते रहोगे कि मुझे अकाउंट्स और लॉ ही पढ़ना है, तो बात नहीं बनेगी। प्लीज रीड योर करंट अफेयर्स, पिछले एक साल की करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ो, बढ़िया इंस्टीट्यूट की पढ़ो, ठीक है। करंट अफेयर्स जैसे अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है, सिप्री की जो रिपोर्ट आती है वो आपको आर्म्स के बारे में बताती है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है, क्या आप बता सकते हो? इस टाइम पे दुनिया में जो आर्म्स और वेपन्स एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो कौन करता है सबसे ज्यादा? यूएसए करता है, ठीक है, यूएसए करता है। सेकंड नंबर पे कौन है? रशिया। तीसरे नंबर पे कौन है? फ्रांस। तो अगर आपको टॉप 3 में पूछा जाए, टॉप 3 एक्सपोर्टर्स पता होने चाहिए। पहला यूएसए, दूसरा आपका है रशिया, तीसरा है आपका फ्रांस है। फ्रांस से सबसे ज्यादा सामान कौन खरीद रहा है? इंडिया। रशिया से सबसे ज्यादा सामान कौन खरीद रहा है? इंडिया। यूएसए से सबसे ज्यादा सामान कौन खरीद रहा है? सऊदी अरेबिया। ये चीजें पता होनी चाहिए, ये यूपीएससी के लेवल का पेपर है ना। तो सिप्री की आपको पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट हु इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गुड्स ओवरऑल, या फ्रॉम फ्रांस कौन खरीदता है, ठीक है। चाइना फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड है, चाइना से सबसे ज्यादा कौन इंपोर्ट करवा रहा है? पाकिस्तान करवा रहा है। सो आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। You can read either the Hindu if you want, that is a bit difficult. You can read Indian Express. Please उसको skip मत करो, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो हमने ये सारा अकाउंटिंग का साइकिल किया, सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की, ताकि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके कि आपके जो अकाउंटिंग यूजर इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनको फायदा मिल सके, ठीक है। तो आपने क्या किया? रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, ठीक है। आपने जनरेट कर दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फिर आगे एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट करके जो है इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, अपने दिमाग में इमेज बना लो कि एक अंकल बैठे हैं बही खाता लेके,
और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं पर्चियां ले लेके कि अच्छा आज इतने की सेल्स होगी, अच्छा इतने का परचेज हो गया, इतनी सैलरी देनी है, और वो एंड में सारी कैलकुलेशनें करके अपने मैनेजर को लेके जाते हैं कि देखो भाई हमारा प्रॉफिट इतना है। ये प्रोसेस क्या है? ये है अकाउंटिंग का प्रोसेस। वो मैनेजर देख के बताएगा अच्छा फिक्टिशियस एसेट ज्यादा हो गई हैं, अरे टैक्स कम हो गया, ऐसी ऐसी चीजें वो देखेगा। ये मतलब सिंपल अकाउंटिंग प्रोसेस है। ये तो हम हैवी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, होता तो यही है ना। स्टेट्समैन आई थिंक हिंदी में भी आता है, अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो ठीक है। हाँ, लाला जी वाला काम जो है वही होता है। आजकल तो लाला जी तो बैठते ही नहीं है, आजकल तो कंप्यूटर पे चलता है अकाउंटिंग। कोई भी हाथ से अकाउंटिंग नहीं करता है, ठीक है। ये तो आपकी नॉलेज के लिए है। अदरवाइज आजकल बैलेंस शीट पीएनएल कुछ नहीं बनाना पड़ता आपको, सिर्फ जो बिल होता है ना। आजकल असल में अकाउंटिंग कैसे होती है, जैसे मैंने आपसे सामान खरीदा, मेरे पास बिल आया, मैंने अपने अकाउंटेंट को बिल दे दिया। बिल में से सिर्फ अकाउंटेंट को बिल नंबर और रिकॉर्ड करना है कितने की सेल्स किससे हुई, बाकी सारा कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर देता है। कोई पोस्टिंग नहीं होती, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। आजकल ईआरपी प्राइम वो सब टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, या तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, या हम कुछ प्राइमरी सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। जब हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, या तो हम जर्नल में करते हैं या सब्सिडरी बुक्स में करते हैं, जिनको प्राइमरी बुक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ जो आपकी बुक्स हैं जिनमें आप सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ना, ये वो लिस्ट है, इनके बारे में हम देखेंगे। अब पता है क्या होता है, आपका अगर बिजनेस है ना, कैश की हजारों ट्रांजेक्शन्स होंगी, कैश की हजारों ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हम कहां पे करेंगे, सीधा कैश बुक के अंदर करेंगे, कैश बुक के अंदर करते हैं। कैश बुक एक ऐसी बुक है, सब्सिडरी बुक है, जो कि लेजर का और जर्नल का दोनों का काम करती है। आपको अलग से उसका लेजर नहीं बनाना पड़ता। कैश बुक जो होती है वो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन होएगी आप कैश बुक में डाल दोगे, और एंड में कैश बुक का ही बैलेंस लेके करके सीधा ट्रायल बैलेंस में डाल दोगे। अलग से उसका लेजर नहीं बनता है जो आपकी कैश बुक है, ठीक है। आपके पास मल्टीपल टाइप की बुक्स होती हैं जिनमें आप रिकॉर्डिंग करते हो। पता है इनकी हम अलग से बुक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपकी ना दिन में, अगर आप समझ लो टाटा का बिजनेस है, टाटा मोटर्स का, उनकी दिन में लाखों की सेल्स होती हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मल्टीपल उनके परचेजेस होते हैं, मल्टीपल कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर वो उनको हर एक जर्नल में डालने लग गए ना, एक एक जर्नल में, फिर जर्नल से सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में, तो बहुत ज्यादा क्लटर हो जाएगा। तो कुछ ट्रांजैक्शंस जो पता है कि वो हजारों होनी है दिन के अंदर, उनकी अलग बुक्स मेंटेन की जाती हैं, ठीक है। सेल्स की बुक अलग से मेंटेन की जाती है, सेल्स बुक। जितनी भी क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स नहीं, कैश सेल्स कहां पे जाएंगी, कैश बुक में। जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल्स हैं, जितने भी क्रेडिट परचेजेस हैं, वो परचेज बुक में जाएंगे, क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक में जाएगी। कुछ भी परचेज किया हुआ रिटर्न होता है वो परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। कुछ भी सेल्स किया हुआ रिटर्न आता है वो सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। ये हम जर्नल में नहीं डालेंगे, हम सीधा इन्हीं बुक्स में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारा सामान क्रेडिट पे खरीदते हो, क्रेडिट पे बेचते हो, तो उन सब की ट्रांजैक्शंस आप डायरेक्टली कहां पे डालोगे, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक के अंदर। तो ऐसे इनकी अलग से बुक्स बनती है जिनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन सारी एक जगह पे हो गई, क्योंकि वो बहुत सारे नंबर में होती हैं और आपको अलग से फिर एफर्ट नहीं डालना पड़ता, एक जगह उनको अलग से रख दो। इनको स्पेशल जर्नल्स या डे बुक्स भी बोलते हैं। इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं आगे। सबसे पहले आती है कैश बुक। कैश बुक वो वाली बुक है जिसमें सारी कैश, चाहे कैश आई है चाहे कैश गई है, सारी ट्रांजेक्शन्स कहां पे रिकॉर्ड होंगी, कैश बुक के अंदर होंगी, ठीक है। फिर आपने जितने भी क्रेडिट परचेजेस किए हैं, ये पॉइंट याद रखना है, क्रेडिट परचेजेस परचेज बुक में ही जाते हैं आपके सारे, ठीक है। उसके बाद आपकी परचेज रिटर्न बुक,
जितना भी क्रेडिट पे खरीदा हुआ सामान अगर आप वापस कर रहे हो तो वो परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। की टर्म क्या है आपके पास? क्रेडिट। क्रेडिट पे खरीदा बेचा हुआ सामान, ठीक है। क्रेडिट वाला सामान जब आप रिटर्न कर देते हैं वो परचेज रिटर्न बुक में आता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार में लिया हुआ। क्रेडिट पे परचेज किया हुआ मतलब उधार लिया था कि पैसे बाद में हम देंगे इसके। अगर आप सेल्स करते हो क्रेडिट पे तो वो सेल्स बुक में जाती हैं। अगर आप वो क्रेडिट पे बेचा हुआ सामान अगर वापस आ जाता है वो सेल्स रिटर्न बुक में जाता है। जितने भी आपके बिल्स रिसीवेबल है जिन पे आपको पैसा मिलना है अभी, वो सारे कहां पे जाएंगे? आपके डेटर्स वाला इंफॉर्मेशन बिल रिसीवेबल बुक में। जितना भी आपने बिल्स पे करने हैं वो कहां पे जाएंगी? बिल पेबल्स बुक में। अब ये तो होगी सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी ऐसी जिनकी आपको सेल्स की सारी सेल्स में जाएंगी, परचेज की सारी परचेज में जाएंगी। इन सब के अलावा जो बचता है, टैक्स की ट्रांजैक्शन होगी, आपकी रेंट की ट्रांजैक्शन होगी, वेजेस की होगी, सब कुछ कहां पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर के अंदर। जो यहां पे नहीं आया टॉपिक वो सारी अब ट्रांजैक्शंस कहां पे जाएंगी? जर्नल प्रॉपर के अंदर जाती हैं आपकी, ठीक है। अगर हम परचेज करते हैं कैश में तो वो कैश बुक में आएगा। जब वो वापस होएगा तो भी उसकी रिवर्स एंट्री डल जाएगी, वो भी फिर उसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी। परचेज वहां पे जो है परचेज टू कैश होगा, ठीक है। सिर्फ क्रेडिट वाली हम परचेज बुक में डालते हैं, वो वाली कैश बुक में आती है उसकी एंट्री, क्योंकि कैश में खरीदा बेचा है आपने, है ना, वो आपकी कैश बुक में जाता है। पर ये याद रखना है हम ये क्यों मेंटेन कर रहे हैं अलग से परचेज बुक? क्योंकि क्रेडिट का काम है, उधार का काम है, तो जल्दी से कोई बंदा अगर आपने पैसे देने हैं आप जल्दी से परचेज बुक में देखोगे। कैश वाले में तो टेंशन ही नहीं है, कैश लेके खरीदा वो तो बात ही खत्म होगी, रिटर्न हुआ तो उसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, वहां प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम वहां पे आती है, हाँ, परचेज बुक में सिर्फ आप क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स ही लिखोगे परचेज बुक में। नॉर्मली अगर आप कैश में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, फिर आप कैश बुक में एंट्री डालोगे उसकी, ठीक है। आपकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस टू कैश। लेकिन अगर क्रेडिट पे परचेजेस है उसकी एंट्री आप परचेज बुक में करोगे, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की अलग से बुक्स बनती हैं। पहले तो रजिस्टर होते थे, अब तो कंप्यूटर पे हो जाता है। तो पहले ऐसा होता था, एक कैश का रजिस्टर, ये क्रेडिट सेल्स का रजिस्टर, ये परचेज का रजिस्टर, ये परचेज रिटर्न का रजिस्टर, ये बिल्स का रजिस्टर। और जो यहाँ कहीं जिसका अलग से रजिस्टर नहीं है वो सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे डाल देते हो आप? जर्नल प्रॉपर में डाल देते हो। समझ आ गया? यस और नो? देखो, क्रेडिट परचेजेस यही है कि आपने जो उधार पे खरीदा, कि मैंने आपसे 10 कंप्यूटर खरीद लिए अपनी कंपनी के लिए, मैंने बोला मैं पैसे बाद में दूंगी, वो ट्रांजैक्शन कहां पे आएगी? वो परचेज बुक में आएगी। कि मैंने क्रेडिट पे लिखा है तो मैं लिख लूंगी मुझे अभी इस आदमी को 1 करोड़ रुपया देना है परचेजेस का, ठीक है। अगर बाय चांस उसमें से 2 कंप्यूटर खराब निकलते हैं तो मैं यहां पे लिख दूंगी परचेज रिटर्न बुक के अंदर। कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक मान लो साल खत्म हो गया, ठीक है, आपने क्या करना है? कैश अकाउंट का बैलेंस करना है और आपने सीधा कहां पे डाल देना है? ट्रायल बैलेंस में। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि कैश बुक आपका लेजर और जर्नल दोनों का काम करती है। इन सब का क्या करते हैं? इन सब के बैलेंस करते हैं, इनके बैलेंस पहले जाते हैं जर्नल में, वहां से फिर जो है आप अल्टीमेटली लेजर वहां पे डालते हो आपका ट्रायल बैलेंस में। दे डोंट वर्क एज बोथ। कैश बुक को आप ऐसा बोलोगे कि दोनों का काम करती है। इनकी अभी डिटेल जो है हम धीरे धीरे देखेंगे, अभी सिर्फ आइडिया ले लो कि ये आपकी डे बुक्स होती हैं जिनका आपका, या सब्सिडरी बुक्स बोल दो, कि इनसे रिलेटेड सिमिलर टाइप की ट्रांजेक्शन्स आपकी सारी एक बुक में चली जाती हैं, ठीक है। लेजर आपका एक अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट होता है, जैसे कि मैंने अपना सैलरी का लेजर बनाया, तो जितनी भी सैलरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है ना, मैं सारी यहां डाल दूंगी। जर्नल में तो बिखरी पड़ी होंगी ना, सितंबर की कहीं डली है, अगस्त की कहीं डली है, नवंबर की कहीं डली है, तो मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना जर्नल में। लेकिन मैं एक ही जगह पे सैलरी की सारी चीजें देखना चाहती हूँ,
तो मैं सारी सैलरी का लेजर अकाउंट खोलूंगी और वहां पे सारा एक जगह मुझे मिल जाएगा कि 2 तारीख को यहाँ पे, दिसंबर को यहाँ यहाँ, एक जगह मिल जाता है मुझे सारा डेटा। समझ आया? हाँ, जर्नल में हर टाइप की ट्रांजैक्शन आती है। लेजर जो है वो किसी एक का होता है। सेल्स का अलग लेजर बनता है, सैलरी का अलग बनेगा, वेजेस का अलग से लेजर बनेगा। जर्नल में तो सारी जो बची हुई ट्रांजैक्शन है सारी आ जाती है ना, जो इनमें से किसी में भी नहीं आई है। लेजर जो है एक पर्टिकुलर अकाउंट का ही बनता है। ठीक है, फिर जो आपकी कैश बुक मैंने आपको बताया था, कैश बुक में क्या होता है, कैश की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना। कैश बुक में कैश की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। कैश बुक आपकी 3 टाइप की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। अगर पेपर डिफिकल्ट डालना होगा ना तो वो पूछ लेगा कि डबल कॉलम में कौन सा कॉलम होता है, ट्रिपल कॉलम में कौन सा कॉलम होता है। अगर आपकी कैश बुक सिंगल कॉलम है, इसका मतलब है आप उसमें सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। डबल कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें कैश के अलावा एक डिस्काउंट अलाउड का और डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम भी होता है। ठीक है, हो सकता है आपने सामान खरीदा 2 लाख का, उस पर आपको 10,000 रुपए जो है डिस्काउंट मिल गया, तो डबल कॉलम कैश बुक में आप डिस्काउंट भी लिख सकते हो कि कितना मिला है या कितना दिए है आपने सामान बेचने पे। ये होती है डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में कैश के अलावा डिस्काउंट का भी कॉलम आपको दिया होता है। फिर आती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम में कैश और डिस्काउंट के अलावा बैंक का भी दिया होता है। वो बोलते हैं बैंक के लिए अलग से क्यों अकाउंट बना लें, कि चाहे कैश की ट्रांजैक्शन हो चाहे बैंक की ट्रांजैक्शन हो, वो भी आप जो है यहीं पे लिख लो, कैश बैंक। तो 3 इसमें हो गए ट्रिपल कॉलम में, डिस्काउंट, कैश और बैंक। 3 कॉलम होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो यहां पे आपका सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश, डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट, ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट। याद रहेगा, यस और नो? एलएफ होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो होता है कि यही वाला अगर आपको लेजर में ढूंढना है तो वो लेजर नंबर क्या है, तो वो यहाँ पे मैं लेजर नंबर पढ़ के फिर मैं वो वाला लेजर खोल सकती हूँ। लेजर फोलियो का ये एलएफ होता है, लेजर फोलियो, कि यहाँ पे नंबर लिखा होता है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसी नंबर का मैं लेजर खोल के इसको देख सकती हूँ। लेजर में जर्नल नंबर, जर्नल फोलियो लिखा होता है कि वो वाला जर्नल में कहाँ पे, ढूंढने में आसानी रहती है। ठीक है, हमें ना कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जाना है। उन्होंने आपसे एंट्रीज नहीं डलवानी है पेपर में, एंट्रीज नहीं डलवानी है, आइडिया लेना है, और एकदम से पिक्चर नहीं क्लियर होती। ठीक है, मतलब आप समझ लो भी अकाउंट्स में ऐसा है कि जैसे सस्पेंस पिक्चर नहीं होती है कि स्टार्टिंग में देखना शुरू करते हो तो समझ नहीं आता कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने उसको क्यों मार दिया, लेकिन धीरे धीरे क्लियर होता है एंड में क्लाइमेक्स पे कि अरे अच्छा ये था सब चीज का कारण। तो अकाउंट्स भी वैसे ही समझ आएगा। ठीक है, अभी धुंधला धुंधला होगा, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, समझ आया? चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते क्यों है, कारण क्या है उसका? एक तो आपको अच्छे से आप सारा रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन मेंटेन करके रख सकते हो, प्रॉपर तरीके से आपको हेल्प करता है अकाउंटिंग के, सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करके रखो। आपको जानना है दैट व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन, then you can know through your accounts. If you want to give information to the users of accounting information, you can give it. ठीक है, and you want to know what is the profit and loss of the organization, that you can do with the help of accounts. तो ये सब आपको हेल्प करता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको ये हेल्प करता है। अब एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग करने के? एक, इट रिप्लेसेस मेमोरी। You cannot remember everything that is done in the business, so you write everything down in your accounts. You cannot remember कितने का सेल्स है, कितने का परचेज है, किससे लेना है। ये तो आपको आजकल पर्सनल भूल जाता है, आपको पेटीएम का रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट खोल के देखना पड़ता है, इतनी आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो आप। ठीक है, थर्ड कॉलम कैश बुक में आपका डिस्काउंट, बैंक और कैश आता है।
अकाउंटिंग आपको अपनी एसेट्स पे कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। आपको पता होता है कि मेरी एसेट कौन सी कहाँ कितनी पड़ी है, कितना यूज हो रही है, कितना फायदा दे रही है। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट मीट करने में हेल्प करता है। बहुत सारी चीजें बाय लॉ रिक्वायर्ड होती हैं आपको, कि आपको ये मेंटेन करना ही करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो बड़ी कंपनीज है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना बुक्स मेंटेन करके रखती है, तो बाय लॉ भी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स भी आपकी अकाउंट्स पूरी करता है। आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है, आपको 2016, 17, 18 का डेटा आपस में कंपेयर करना है। कैसे करोगे? अकाउंट्स कंपेयर करके। टेक महिंद्रा को टीसीएस टाटा मोटर से अपना डेटा कंपेयर करना है, कैसे करेंगे? उनके अकाउंट्स उसी साल के ले लिए, दोनों के अकाउंट्स ले लिए और कंपैरेटिव स्टडी कर ली कि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप अकाउंटिंग करते हो ना, तो फ्रॉड और थेफ्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ है तो ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा, बैलेंस शीट नहीं मैच करेगी, है ना, तो थेफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब कैश बुक अगर आप मेंटेन करके रख रहे हो, तो कोई अगर 5,000 कैश चुरा के ले जाएगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि कैश बुक बता रही होगी कि 2 लाख है और हाथ में कितना होगा, 1,95,000। तो आपको पता होगा कि सेफ में तो मेरे 1,95,000 पड़ा है, बुक्स मेरी बता रही है कि 2 लाख होना चाहिए, इसका मतलब 5 लाख चोरी हो गया। तो ऐसे फ्रॉड करना मुश्किल हो जाता है अगर अकाउंट्स मेंटेन्ड है। टैक्स पे करना है तो उसके लिए भी आपको अकाउंट्स होने चाहिए, पता होगा कितना प्रॉफिट है, उस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, आपको कल अपना बिजनेस बेचना है, यू वांट टू सेल योर बिजनेस, तो कितने का बेचोगे, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अकाउंट्स के थ्रू। तो आपके बिजनेस की वैल्यू असर्टेन करने में हेल्प करता है। इट एक्ट्स एज अ रिलायबल एविडेंस। जब आपको कोर्ट में पेश होते हो और आपको कोई फ्रॉड के केसेस होते हैं, जो भी होते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी पे केसेस चल रहे हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन आती है फाइनेंशियल, वो कहाँ से आती है? उनकी कंपनी के अकाउंट से आती है। तो कोर्ट में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अगर अकॉर्डिंग टू इनका आपके कंपनीज एक्ट मेंटेन्ड है, तो वो एज एन एविडेंस भी यूज किए जाता है कोर्ट के अंदर। विजय माल्या पे केस होगा, कैसे होगा? अभी आप देखते हो जगह जगह छापे नहीं पड़ रहे आजकल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, बीजेपी सबके छापे पड़वाती रहती है। अभी मनीष सिसोदिया को आई थिंक अरेस्ट कर लिया, तो अब उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जाननी है कुछ भी, तो वो अकाउंट्स निकाल लेंगे उसके। तो अकाउंट्स जो है इट इज परमिसिबल इन दी कोर्ट। सस्पेंस अकाउंट तब बनाते हैं जब आपको सस्पेंस होता है कि पता नहीं भी ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं मैच कर रहा, पता नहीं लग रहा कि क्यों आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही। तो मान लो किसी ने पूछा कि सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं, आपने मान लो बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट में क्या रूल होता है? लाइबिलिटीज और एसेट साइड बराबर होनी चाहिए। बाई चांस मैच नहीं कर रहा, यहाँ 2 करोड़ आ रहा है, यहाँ 2 करोड़ 10 लाख आ रहा है, 10 लाख का मिसमैच है और आपने जोर लगा लिया, आपको नहीं पता लगा, तो टेम्परेरीली जब तक पता नहीं लगता कि ये क्यों नहीं मैच हो रहा, तो यहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट लिख के 10 लाख लिख दोगे कि भाई सस्पेंस है, अभी तक हमें पता नहीं लग रहा कि ये दोनों साइड मैच क्यों नहीं हो रहे। तो जितने का डिफरेंस है ना, वो आप सस्पेंस में डाल के लिख लेते हो कि जब मैच होगा तब हम इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट का कॉलम होता है, कैश और डिस्काउंट का होता है। ट्रिपल कॉलम में कैश, डिस्काउंट और बैंक का होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। अब कुछ नुकसान, लिमिटेशन है, हिस्टोरिकल इन नेचर है। हिस्टोरिकल इन नेचर कैसे है अकाउंटिंग? आपने जमीन ली थी 5 करोड़ की, अब उसकी वैल्यू 3 करोड़ हो गई है, लेकिन आपने बुक्स में कितना लिखा हुआ है? 5 करोड़ ही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अकाउंट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से मेंटेन करते हैं, कि जिस पे एक्वायर किया था ना, वही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे लिखते हैं। हम मार्केट के हिसाब से अपनी सारी वैल्यूज को अपडेट नहीं करते हैं, तो हम बोलते हैं अकाउंट्स हिस्टोरिकल इन नेचर होते हैं। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। अब मान लो कौन सी कंपनी है, hyundai की मेरे को 2-3 कार्स के नाम बताओ जरा, या मारुति की मेरे को 2-3 कार्स के नाम बताओ, मारुति सुजुकी की। क्या कौन सी कार्स है मारुति की? ठीक है, अर्टिगा होगी, ब्रेजा होगी, बलिनो होगी। ठीक है, ये तीनों रख लेते हैं, ऑल्टो होगी, चलो चलो ठीक है, अर्टिगा, बलिनो और अपना ऑल्टो होगी। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स अगर मैं मारुति सुजुकी की खोल के देखूंगी ना,
वो मेरे को बता देंगे 50 करोड़ का प्रॉफिट है। वो मेरे को ये नहीं बता रहे कि अर्टिगा ने कितना प्रॉफिट दिया, बलिनो ने कितना दिया, ऑल्टो ने कितना दिया, ब्रेजा ने कितना दिया। वो मेरे को फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं बता रहे, मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट दे रहे हैं। मेरे को एक एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जानना है, वो मेरे को फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं बता रहे। उसके लिए मेरे को डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। सेगमेंटल मेरे को डेटा जो है वो मेरे को कई बार नहीं पता लगता है। फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं पता लगता। ठीक है, हो सकता है कोई चीज आपके पास 5 करोड़ की पड़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी हो गई, इन्फ्लेशन को आप काउंट ही नहीं कर रहे हो बीच में। चीजों के प्राइसेस तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। उसको इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं, डिफ्लेशन से कोई मतलब नहीं, वो अपना जो लिखा है उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, फिर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे को, जो मुझे फिक्स्ड पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, हो सकता है कि जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना, वो एक डे के लिए बनती है कि एज ऑन 31 मार्च, उस दिन के लिए बन रही है वो। मेरे को कोई पुराना मतलब जानना है 2 साल का लगातार का परफॉर्मेंस, वो मुझे फिर खुद से दोनों साल कंपेयर करने पड़ेंगे। वो तो मुझे एक टाइम पीरियड के निकाल बता देगा कि ये आपकी बैलेंस शीट है, मुझे खुद से पुरानी निकाल के कंपेयर करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मतलब वो तो एक नंबर्स ही है, आपको फिर कंपेयर करना है, क्या करना है वो सब आपको खुद से करना पड़ता है। ठीक है, एक फिक्स्ड पीरियड की इंफॉर्मेशन दे देता है। हो सकता है मान लो कि आपका ना इस साल का सेल्स बहुत गिरा हुआ है, तो उसमें लिख देंगे कि सेल्स इतना है, इतना है, इतना है। क्या आपकी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि कोविड के कारण सेल्स गिरा है? हो सकता है मैं ये देख के आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दूं कि आपका तो बिजनेस बुरा चल रहा है, लेकिन क्या मैं ये देख पाऊंगी उस साल की स्टेटमेंट में कि 5 साल पहले तो ये करोड़ों का बिजनेस था, 4 साल पहले करोड़ों का था, इस साल थोड़ा सा डाउन है कोरोना के कारण? वो नहीं पता लगेगा। वो अगर मैंने पुराने के साथ कंपेयर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं लगेगा 1 साल की इंफॉर्मेशन देख के, तो मैं तो गलत डिसीजन ले लूंगी, है ना। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फोसिस का जो पुराना सीईओ होता था ना, टीम में था, वो अभी टेक महिंद्रा को हेड करेगा। तो इससे क्या हुआ, कल टेक महिंद्रा के शेयर्स 9% बढ़ गए। तो ये कहीं नहीं लिखा जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आपका मैनेजर घटिया काम कर रहा है, ये कहीं लिखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? आपका मैनेजर हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, कितनी बड़ी बात है, वैल्यू बढ़ती है कंपनी की, लेकिन वो कहीं बुक्स में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इशू होता है। फिर बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट्स, जो तो पेटेंट ट्रेडमार्क है वो तो सब आप लिखते ही हो, लेकिन गुडविल होगी जैसे, कई बार ये आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप कर ही नहीं सकते हो, आप उनको वैल्यू ही नहीं उन पे पुट कर सकते हो। तो वो चीजें आप कभी भी, अब आपकी ब्रांड वैल्यू है, आपको एक ब्रांड पता है शनेल, किसी को शनेल पता है ब्रांड, लुई विटॉन, ये सब ब्रांड्स पता है आपको, है ना। गेस है, एक गैप है, टॉमी है, ये सारे ब्रांड्स हैं। अब एक टॉमी हिलफिगर की एक जैकेट आती है ना, 10,000 की है, 10,000 का कपड़ा तो नहीं लगा उस पे, सिलाई तो नहीं लगी उस पे, बनती तो वो 1,500 की है। आप 8500 एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो ब्रांड के लिए कि मैंने टॉमी के कपड़े पहने? पंजाबी गानों में तो वैसे ही टॉमी पराडा सब बोल बोल के मशहूर कर रखा है ना, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो? आपको टशन लगता है ब्रांड का कि मैंने ब्रांड पहना हुआ है ना। मैंने घड़ी में, एक्चुअली आई एम ऑल्सो वेयरिंग द ये, हाँ टॉमी की वॉच है, तो ये अगर 10,000 की वॉच है तो क्या 10,000 के स्पेयर पार्ट्स लगे? नहीं। जिसने मुझे गिफ्ट की है उसने भी इसलिए गिफ्ट की कि ये देख के खुश हो जाएगी कि टॉमी की गिफ्ट वॉच की है। ब्रांड के लिए हम पे करते हैं, क्या वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे। ये एसेट है आपकी, ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी, वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जा रहा, ये सब आप नहीं लिख पाते हो। ठीक है, हाँ गुच्ची अरमानी और वो सब गाने बनते हैं। फिर आप फ्यूचर फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के, आप फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। वो तो सिर्फ आपका पुराना डेटा है, 1 साल का पुराना डेटा से आपको बता दिया कि आपका प्रॉफिट इतना है, 2016 में पूरा आपने काम किया, 17 एंड में बता दिया कि आपका इतना प्रॉफिट है। फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं हो सकती उसके बेसिस पे। ठीक है, आप ऑडिट में प्रॉब्लम हो सकता है, आपने विंडो ड्रेसिंग की हो जो बाद में ऑडिट में पकड़ी जाएगी। हो सकता है आपने बायस्ड
जो है सब्जेक्टिविटी यूज करके बायस तरीके से अकाउंट्स बनाए हो, तो वो सारी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कई बार कंपेयर नहीं कर सकते, दूसरी कंपनी कोई और अकाउंटिंग कन्वेंशन यूज कर रही है, आप कोई और कर रहे हो, कंपेरेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, कई कई जगह पे अकाउंटेंट का पर्सनल बायस भी आ जाता है। विंडो ड्रेसिंग होता है कि असल में कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ना सजा सजा के वो कर दिया। मान लो अब ये चेयर पड़ी है यहाँ पे, चेयर देखने में बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन आप उसमें बैठोगे तो वो टूट जाएगी एकदम से, अंदर से वो खोखली है, सिर्फ मैंने बाहर से सजा रखी है। सेम अकाउंट्स में भी ये सब चीजें होती हैं कि जानबूझ के कई बार ना टैक्स कम करने के लिए, अब जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा, जानबूझ के लिख देगा नकली बिल बना के 50,000 स्पेंट ऑन होली पार्टी, ठीक है, 30,000 पर मंथ वो लिख देता है स्पेंट ऑन रिफ्रेशमेंट फॉर दी ऑफिस। ऐसे नकली नकली बिल बना के मेरा जानबूझ के प्रॉफिट कम कर देगा ताकि मेरे को टैक्स कम पे करना पड़े। ये विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं। हो सकता है आपकी कंपनी की हालत बड़ी खराब है, वो भी गलत सलत कर करके झूठ मूठ का करके आपकी कंपनी को ऐसे अच्छा अच्छा प्रेजेंट कर दे, अंदर से कुछ भी ना हो। ठीक है, हो सकता है आपके पास बहुत सारा कैश पड़ा हो, आपकी बहुत सारी सेल्स इस साल शो होगी, लेकिन वो क्या है, आप पिछले ऑर्डर है आपके, इस साल आपको कोई नया ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन बुक्स देख के तो लग रहा है कि वाह इनकी तो सेल्स ही बहुत बढ़िया है, लेकिन वो ये नहीं पता कि 5 साल पुराने ऑर्डर अभी तक पूरे कर रहे हो आप, उसका पैसा अब मिल रहा है आपको। तो ये सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास रहती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं। पेपर में आपको ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ योर अकाउंटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इजी ही रहेगा। टाटा रिलायंस तो इतना नहीं कर पाती है, उनके तो अलग लेवल के घपले होते हैं रिलायंस के तो, ठीक है, वो तो पॉलिटिकल लेवल पे होता है, लेकिन वो ऐसी 30-50 हजार की विंडो ड्रेसिंग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ कुछ गड़बड़ तो होती है सब में, मतलब कोई भी ऐसे परफेक्ट नहीं होता है, ये सब चलता रहता है। ठीक है, अब ना दो टाइप के आपके अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। हमें डबल एंट्री सिस्टम से मतलब है, मान लो आप में से कुछ के पापा की शॉप होगी, है ना, अब पापा का हो सकता है किराने की शॉप हो, तो पापा अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते, पापा ने ना एक रजिस्टर रखा हुआ है ना, जैसे हमारा, जैसे मैं पंचकुला में रहती हूँ तो हमारे वहां पे ना वीटा बूथ है, जैसे पंजाब में वेर का बूथ होता है, आमूल के बूथ होते हैं, वीटा का बूथ है। अंकल कोई अकाउंट नहीं मेंटेन करते, मैंने मान लो 3 पैकेट दूध के ले लिए, अंकल ने क्या किया, ऐसा लिख लिया कि GHS 109 में जो रहती है मेघा, उसने 3 पैकेट दूध लिए, ठीक है, और उसके बन गए 60 रुपए। अंकल ने कोई एंट्री डाली नहीं, सिर्फ मेरा नाम लिख के आगे 60 रुपए लिख दिया, कुछ डेबिट नहीं कुछ क्रेडिट नहीं। ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, बस एक साइड का, बस मेघा से इतने पैसे लेने हैं, उसको इतने पैसे देने हैं, फलाने से इतने लेने हैं, सिर्फ उतना उतना लिख के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई एसेट वैल्यूएशन, कोई डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं। जो छोटे बिजनेस है वो ऐसे करते हैं, खाता मेंटेन करते हैं, वो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, कोई भी कर सकता है, आधा काम एस्टिमेशन पे चल जाता है उनका, ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती, कोई रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा नहीं है। रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा क्यों नहीं है, कोई बिल थोड़ा ना बना रहे, कोई मेरे को पक्का बिल दे रहे हैं वो दूध पनीर खरीदने पे, नहीं, तो कोई रिलायबल डेटा का सोर्स नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ टैक्स बॉडीज है जो बहुत ही छोटे लेवल के बिजनेस है उनको ये करने देते हैं, बहुत ही छोटे बिजनेसेस को ये टैक्स में अलाउड होता है। यहाँ पे आप फ्रॉड कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं पता लगता। अब मान लो उन्होंने खुद किसी ने दूध चोरी कर लिया और बाद में उनका वर्कर कह रहे अरे वो तो दूध के पैकेट फट गए थे, कोई है देखने वाला, कोई इन्वेंट्री चेक कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में जो होता है आपको प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए, हर चीज के दो साइड्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, हर चीज के आपको बिल रखने पड़ते हैं, सब रिलायबल डेटा चाहिए, एविडेंस बेस्ड होता है, ऐसे हवा में नहीं लिख सकते कि इतने का सामान खरीदा बेचा, सारे बिल्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं आपको। और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं आपकी, टैक्स वाली हैं, बैंकिंग वाली हैं, वो भी इसी को मान्यता देती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ज्यादातर एरर्स फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है।
यहाँ पे मुश्किल होता है। ये जो आपकी छोटी मोटी दुकानें हैं, अब आपका साइकिल वाला है, कोई पंक्चर वाला है, तो वो तो बेचारा ये ऐसे लिख देगा 10 रुपए का काम, 20 रुपए का काम, वो कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेगा? वो सिंगल एंट्री करते हैं, वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स लिखते हैं। जब आप ये करोगे ना, इसमें पर्सनल, नॉमिनल, बहुत प्रकार के अकाउंट्स आते हैं, इसमें सिर्फ बंदों के नाम होते हैं कि उससे खरीद लिया, उसको बेच दिया, बस इतना ही लिखा होता है। ये आपका सिंगल एंट्री होता है। डबल एंट्री जो होता है, जो प्रॉपर अकाउंट हमने पढ़ना है, ठीक है, कि इसमें इतना डेबिट है, इतना क्रेडिट है, वो सारा कुछ हम करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ना बेसिक टर्मिनोलॉजी करेंगे, ठीक है। अभी तक जो भी किया आपको समझ आ गया? यस और नो? यस और नो? ज्यादातर का तो यस ही आया है। अच्छा, सेगमेंटल रिपोर्टिंग पूछा है आपने। सेगमेंटल रिपोर्टिंग में क्या होता है कि डेटा को ना पूरा ब्रेक डाउन किया जाता है कि इस डिवीजन ने इतना किया, इस डिपार्टमेंट में इतना किया, इसने इतना किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये नहीं होता, ड्रॉबैक है उसका। सेगमेंटल रिपोर्टिंग नहीं होती है, उसके लिए अलग से करवाना पड़ता है, ठीक है। चलो अब हम एसेट्स करते हैं। अब जो बच्चे मुझे पूछते रहते हैं ना कि यूट्यूब में और इसमें क्या फर्क है, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आई ऑल्सो फील द प्रेशर टू प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा वैल्यू कि हम बाकियों से हमें बेटर करवाना है, ठीक है। सब नोट्स मिल जाएंगे, वो टेंशन ना लो आप। एसेट क्या होता है? एसेट आपका इकोनॉमिक रिसोर्स है, ठीक है, जिसको आप एक तो मॉनेटरी टर्म्स में आप बता सकते हो, ओके, और ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस को, ठीक है। एसेट क्या है? जो आप ओन करते हो, जो आप ओन करते हो, जो आपका है, जो आपके बिजनेस को वैल्यू देता है, जो आपको कमा के देगा, वो होते हैं आपकी एसेट, जो आपकी अपनी है, ठीक है। आपके पापा की अगर कार है और आपका घर है, तो आपकी कार और घर आपकी एसेट है, वो आपका अपना है, ठीक है। घर आपको लिविंग स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, आपको एफिशिएंसी मिलती है, आप एक अच्छे डिसेंट घर में रह रहे हैं, ठीक है। जो आप ओन करते हैं, जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, जो आपके बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एसेट्स होती हैं। एसेट्स मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला बेसिस होता है कन्वर्टेबिलिटी का। एसेट्स को डिवाइड करने के ना मल्टीपल तरीके हैं। करंट एसेट, फिक्स एसेट। करंट एसेट होती है जो आप चाहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री, आप चाहते हो कि एक फाइनेंशियल ईयर में बना और बिक जाए, बना और बिक जाए, बिक गया मतलब कैश में कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्टेबिलिटी की आप चाहते हो कि जो आप 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड नहीं करते हो, जो आपने बेचने के लिए ही रखी हुई है। फिक्स्ड एसेट्स आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, यू बाय इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि ये आपको मल्टीपल अकाउंटिंग ईयर्स तक फायदा पहुंचाने वाला है। वो होती है आपकी फिक्स्ड एसेट, जो आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करना चाहते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएगी, वो होती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स। फिर बाय फिजिकल एग्जिस्टेंस अगर हम एसेट्स को डिवाइड करें तो टेंजिबल और इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल वो होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप उसको टच कर सकते हो। आप लैंड को टच कर सकते हो, आप बिल्डिंग को टच कर सकते हो, आप मशीन को टच कर सकते हो, ये होती है टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सकते, आपका पेटेंट है, आपका ट्रेडमार्क करा रखा है आपने, कुछ आपने कोई नई बुक, आपने कोई बुक लिखी, बुक पे आपने अपना वो करवा लिया ट्रेडमार्क, कि आप कॉपीराइट ले लिया कि आपके अलावा उस बुक को आपसे बिना पूछे कोई यूज नहीं कर सकता। कॉपीराइट को टच नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क को टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे जो है, आप सैलरी आपकी इनकम है, सैलरी एसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब आपको पता है मैकडी का एक ऐसे एम का साइन है, बहुत बड़ा एम का ऐसे साइन है, ठीक है, एम का साइन है ना मैकडी का, वो उन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखा है, उनके अलावा कोई उसको यूज नहीं कर सकता एम वाले साइन को। लेकिन क्या उसको हम साइन टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना।
तो वो आपका इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते। एसेट है लेकिन टच नहीं कर सकते। एक और तरीका है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स का। ऑपरेटिंग एसेट्स होती हैं जो आप रेगुलरली यूज करते हो, रोज आप यूज करो, आपकी मशीन है, बिल्डिंग है, लैंड है, सब कुछ है, आप रोज यूज कर रहे हो, आपकी एसेट जो आपके एवरीडे ऑपरेशंस में आप यूज कर रहे हो। नॉन ऑपरेटिंग होती है कि एसेट है पड़ी है, यूज नहीं कर रहे। मान लो हमारा बिजनेस है ना, ये सक्सेस ट्री एक बिजनेस है, ये क्लासरूम मैं रोज यूज कर रही हूँ, ये बोर्ड एसेट है मैं रोज यूज कर रही हूँ, कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, बिल्डिंग यूज हो रही है। सक्सेस ट्री ने अपने प्रॉफिट से ना एक 2 किले जमीन खरीद के रखी हुई है साइड पे, वो मैं रोज यूज नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे पड़ी है कि कभी फ्यूचर में महंगी होगी तो बेच दूंगी। मेरे ऑपरेशंस में तो नहीं काम आ रही वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग एसेट है, कि एसेट है पड़ी है, रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, यूज नहीं कर रहे आप। ठीक है, आपने कोई एफडी लेके छोड़ दी हुई है, आप यूज तो नहीं कर रहे, ऑपरेशंस में तो नहीं काम आ रही वो होती है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है, किसी और को नेटवर्क इशू आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको एसेट्स को डिवाइड करने का तरीका होता है। ठीक है, करंट आ जाए, फिक्स्ड, पेपर में कोई भी टर्म आ जाए आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग। ओके, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स वही है जो आपके ऑनगोइंग ऑपरेशंस के लिए एसेंशियल नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करके दे दे। ठीक है, हो सकता है आप जमीन बेच दो फायदा हो जाए, हो सकता है आपने कहीं पैसा लगा रखे वहां से आपको इनकम आ जाए, लेकिन आपकी डे टू डे बिजनेस में तो कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से होता है कि आप कितनी जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब आप किसी चीज को बेच देते हो वो क्या होगी, एसेट कैश में कन्वर्ट होगी। तो अगर मैं उस चीज को 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, 1 साल के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहती हूँ, वो होती है करंट एसेट्स, जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करती हूँ, जो मैं कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, वो होती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो आप। ठीक है, जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस में आपको फायदा देती है। ठीक है, तो अगर हमें देखना है, अगर देख लो, कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, स्टॉक, रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे करंट एसेट होते हैं। कैश आती जाती रहती है, बैंक ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 1 साल के अंदर अंदर बेच दी। स्टॉक आपका आया बेच दिया, आया बेच दिया, ये सारी करंट एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे हो, लैंड, कोई रोड है आपका, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में तो इवन रोड भी होते हैं ना आपके, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट लगा रखा है आपने, प्लांट एंड मशीनरी वाला। ठीक है, कोई इक्विपमेंट है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, आपको जल्दी नहीं बेचनी है, जो आपके बिजनेस को बढ़ाती हैं, एफिशिएंसी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनको आप टच नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग एसेट जो आपकी रोज यूज हो रही हैं, मशीन आप रोज यूज कर रहे हो, स्टॉक, इन्वेंट्री जो आपके रेगुलर बिजनेस में यूज हो रही है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग, गुडविल तो आप कहीं यूज नहीं कर रहे, पेटेंट करवा के रखा हुआ लेकिन कहीं यूज नहीं हो रहा, हो सकता है ना। एक हो सकता है पेटेंट जो आप एक्टिवली यूज कर रहे, एक है कि आपने रिसर्च किया था, आप पेटेंट करवा के रख लिया, कहीं यूज नहीं कर रहे, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट हो गया। ठीक है, एफडी आपकी इसमें आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आ जाएगी। मतलब सेम एसेट मल्टीपल कैटेगरीज में फॉल कर सकती है। लैंड आपका फिक्स्ड एसेट भी है, लैंड आपका टेंजिबल एसेट भी है, लेकिन ऐसा लैंड जो आप यूज नहीं कर रहे, बस साइड पे पड़ा है, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। ये लैंड जिसपे सक्सेस ट्री बना है, ये मेरा फिक्स्ड एसेट है, ये मेरे ऑपरेटिंग एसेट है, क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ। यही मैंने अपने गांव में सक्सेस ट्री के नाम पे 2 किले जमीन लेके रखी है, यूज तो नहीं हो रही, तो वो नॉन ऑपरेटिंग हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज हम बताते हैं कि ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, लैंड दोनों हो सकता है। आपने कहीं पैसा लगाया, एक्टिवली उस पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो तो आपकी एसेट है इधर वाली, लेकिन अगर वो पड़ा है, कभी बेचेंगे, कभी देखेंगे, यूज नहीं हो रहा, कहीं आपके बिजनेस में फायदा नहीं दे रहा है, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एसेट होता है, जो आपका ऑपरेशंस में हेल्प नहीं कर रहा है, बिजनेस में हेल्प नहीं कर रहा है, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एसेट होता है।
समझ आया? येस और नो? डिपेंड करता है। कोई भी, अब एक मशीन है, मशीन अगर आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, फिर तो वो ऑपरेटिंग एसेट है। पड़ी है, बहुत पुरानी, यूज नहीं होती है, कभी देखेंगे बाद में बेच देंगे, यूज नहीं हो रही है, कुछ नहीं है, 2 साल से पड़ी है, वो फिर नॉन ऑपरेटिंग एसेट होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। चलो, किसी को कोई डाउट है, सिर्फ डाउट, मेरे को टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं पूछना, वो सब चीजें आपको गौरव सर बताएंगे। मेरे पढ़ाए में से कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, megha@gmail.com, megha@gmail.com। इस पे आप मुझे मेल करके क्वेरी पूछ सकते हैं। प्लीज डोंट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, दैट इज माई पर्सनल स्पेस, डोंट इन्वेड दैट। किसी को भी सिलेबस से कुछ जानना है तो megha@gmail पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं 1-2 दिन में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आज या कल तक आपको मैक्सिमम, आई ट्राई कि आज ही आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, 4 बजे यूट्यूब का सेशन है, देख लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा आइडिया दूंगी, डिटेल में तो ऑब्वियसली हम क्लास में करेंगे ही करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड भी मिल सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको, आपको प्रेपरेशन में इश्यू हो रहा है, आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आप पूछ सकते हो, 10 बार पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे कोई भी डाउट है, तैयारी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ठीक है, मेरी रोज क्लासेस होंगी अब रेगुलरली। ठीक है, अनुराग, अब वही अनुराग सर का जिसको पसंद है वो अनुराग सर से पढ़ सकता है, मेरा जिसको पसंद है मुझसे पढ़ सकता है। नॉट एन इशू, आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि जिसको जो पसंद है। ठीक है, जो भी अभी आपको, अभी हम इसको धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें करेंगे, गुडविल वगैरह हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में करेंगे, टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा। मैंने आपको बताया अकाउंट्स कैसा है, क्राइम थ्रिलर जैसा है कि क्राइम थ्रिलर देखना शुरू करोगे तो कुछ नहीं समझ आता, एंड में आते आते सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता जाता है। ठीक है, देखो अगर आप मेरा और अनुराग सर दोनों के फॉलो करते हो, टाइम है तो ठीक है, एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हो तो मतलब, ठीक है। ठीक है, थैंक यू नीतीश। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आराम आराम से पढ़ना है, सब कवर हो जाएगा, कोई हवा नहीं बनाना है। करंट अफेयर्स ढंग से करो, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको मिस नहीं करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।